क्लियर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लियर। हाँ, ठीक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। कल हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे और उसके बाद में अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, रिफ्लेक्शन टॉपिक एकदम कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन टॉपिक में दो डेरिवेशन है, एक तो r इक्वल्स टू 2f वाला और दूसरा न्यूमेरिकल है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/में u। यानी एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। एक तो ये हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, मिरर फॉर्मूला। इन दोनों का डिराइव किया हमने, कुछ डायग्राम देखे हमने जो 10th क्लास में थे, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लिया और कुछ हमने क्या कर लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए। ये रिफ्लेक्शन का छोटा ही पार्ट था इसमें। अब दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। हाँ, ये आ रहा है इसमें थोड़ा। रिफ्रैक्शन देखो, रिफ्रैक्शन देखो, इसमें जो नोट्स है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड आगे जो भी चैप्टर करेंगे उनमें प्रॉपर लैंग्वेज लिखी गई है, ठीक है ना, एकदम प्रॉपर लैंग्वेज। जहां भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज नहीं यूज की गई, क्योंकि लैंग्वेज लिखेंगे थोड़ा सी वीडियो लेंदी बन जाएगा, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का बन जाएगा। हम क्या करेंगे इसमें, प्रॉपर जो समझने वाले पॉइंट है वो समझेंगे। बाकी जैसे डेफिनेशन क्या होता है इसका वैसे मैं बता दूंगा, लेकिन लिखेंगे नहीं ऐसे प्रॉपर। वो डेफिनेशन आपको किस में मिलेगी, नोट्स में मिलेगी, ठीक है। देखो भाई, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में, जैसे रिफ्लेक्शन में कोई रेज क्या होती है कि एक मीडियम से आती है और ये रिफ्लेक्टर सरफेस होने की वजह से इसके अंदर नहीं जा पाती और वापस से उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, यानी उसी मीडियम में लौट जाती है, ठीक है। हाँ, प्रॉपर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में कोई एक रेज आती है और ये टकरा के वापस उसमें मीडियम में नहीं जाएगी। जहां पे इंसिडेंट होगी ना, उसके बाद में ये सीधी जाने के बजाय, उसी पाथ में जाने के बजाय अपने पाथ को क्या कर लेगी, थोड़ा सा चेंज कर लेगी। क्या कर लेगी? चेंज। और दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एंटर। इसमें नॉर्मल इन दो पॉइंट पे बनता था, यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्मल कहाँ पे बनेगा, जहां पे ये इंसिडेंट होगी। और रिफ्रैक्टर सरफेस के क्या होगा, एकदम परपेंडिकुलर हो, ये होगा नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल देखो नॉर्मल के साथ, ये कौन सी रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज है। और ये क्या है, एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ये एक्चुअल रे। अब ये कोई काम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब ये इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि पहले ये यदि सीधी जाती ना, यदि कोई भी रिफ्रैक्टर सरफेस नहीं होती तो ये रेज सीधी जाती है ऐसे, लेकिन अब नहीं जाएगी, ठीक है। इसमें देखो मीडियम का रोल होता है। ये कौन सा मीडियम मान लेते हैं, रेरर। और ये कौन सा मीडियम मान लेते हैं, डेंसर। कौन सा? डेंसर। रेरर मीडियम में रेज तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। डेंसर मीडियम से यदि रेज रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर। अब ये रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में। तो एक्चुअल पाथ इसका ये था, लेकिन अब ये एक्चुअल पाथ से नहीं जा रही है, तो ये एक्चुअल पाथ से थोड़ी सी क्या आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ होगी ना, तो एंगल आई, और ये क्या है, एंगल आर। तो एंगल आई होगा ना, वो एंगल आर से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी एंगल आर क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल आर क्या होगा, आई से छोटा होगा। कब? जब ये मीडियम कैसा हो, डेंसर मीडियम हो। कौन सा? रिफ्रैक्शन वाला। और इंसिडेंस वाला ये मीडियम है, ये कौन सा है, रेरर मीडियम है, ठीक है। अब ये डेंसर क्या होते हैं, रेरर क्या होते हैं, अभी बताएंगे। देखो देखो भाई, रेरर मीडियम का मीनिंग होता है, आप इसको ऐसे समझो कि इसमें लाइट की स्पीड है ना, लाइट की स्पीड को ओपोज करने वाला सिस्टम कम होगा, यानी इसमें लाइट की स्पीड को ओपोज कम से कम किया जाएगा। और डेंसर मीडियम का मीनिंग होता है कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड का ओपोज क्या किया जाता है, कंपेरेटिवली ज्यादा किया जाता है। यानी दो मीडियम, अब कौन सा रेयर होगा कौन सा डेंसर होगा ये नहीं बता सकते। मान लो तीन मीडियम है, ये है एयर, क्या है, एयर। ये है वाटर, क्या है, वाटर। और तीसरा मान लो क्या है, डायमंड, डायमंड, ठीक है। अब ये तीन मीडियम है, अब तीन मीडियम है ना, तो आप
बताओ भी इसमें रेयर कौन सा डेंसर कौन सा, तब ऐसे नहीं बता सकते। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इनके कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखो एयर और वाटर के कंपैरिजन में वाटर तो क्या है डेंसर और एयर क्या है रेयर। वाटर और डायमंड के कंपैरिजन में वाटर तो क्या है रेयर और डायमंड क्या है डेंसर। अब जो रेयर था डेंसर था वो रेयर हो गया, क्यों, क्योंकि अब की बार कंपैरिजन हमने इसका अलग मटेरियल से कर दिया, ठीक है ना। तब ये रेयर हो जाएगा और ये डेंसर हो जाएगा। तो डेंसर और रेयर डिपेंड करता है कि हम कंपेयर किस किस मीडियम का कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा। अब ये रेयर डेंसर को आप ऐसे समझो, आपने एक डेंसिटी वर्ड सुना होगा, क्या सुना होगा, डेंसिटी वर्ड, ठीक है। अब डेंसिटी वर्ड में क्या होता है कि डेंसिटी का मीनिंग होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या कितना लाइट है वो डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी पे। कैसे, मान लो कि आपने आयरन लिया, अब आयरन लिया आपने 2 किलोग्राम और कॉपर लिया मान लो आपने 10 किलोग्राम। अब मान लो कि मैंने ये आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको कह दिया कॉपर नहीं, इसकी बजाय ये मान लो ये आयरन है और ये मान लो कॉटन है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ आयरन ज्यादा हैवी है या कॉटन ज्यादा हैवी है। कुछ भी नहीं बताया मैंने कि वेट कितना दे रखा है, तो इसका मीनिंग ये थोड़ी है कि आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मीनिंग ये हैवी हो जाए, नहीं। कौन है कॉटन, कॉटन भी नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि भाई कौन सा ज्यादा अमाउंट में लिया गया है। अब मैंने कह दिया कि आयरन तो है 2 किलोग्राम और कॉटन है 10 किलोग्राम। अब बताओ कौन सा हैवी है, अब कौन सा हैवी हो जाएगा। अब देखो आयरन ज्यादा, कॉटन ज्यादा हैवी हो जाएगा और आयरन क्या हो जाएगा लाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉटन भले ही आपको सॉफ्ट लगता हो लेकिन वेट में तो ज्यादा है, अब सॉरी मास में ज्यादा है, मास में ज्यादा तो ये क्या हो जाएगा हैवी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये था अलग अलग उसका कंपैरिजन, अलग अलग का, ठीक है, ऐसे एक तरीके से। अब दूसरा कंपैरिजन आप ऐसे ले सकते हैं कि पहले वाला क्वेश्चन जैसे आपको ये पूछे नहीं, आपको वेट बताए नहीं, जैसे आप तो इस वेट बता दिया या मास बता दिया कि ये 2 किलोग्राम है ये 10 किलोग्राम, तब तो पता लग गया। लेकिन मैं कहूँ कि एक बताओ आयरन और कॉटन में कौन हैवी है, और मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सा 2 किलोग्राम और कौन सा 10 किलोग्राम, ये बताया नहीं, बस बताओ कितना है। तब आपके पास क्या ऑप्शन है, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे तो आप डायरेक्ट बता नहीं सकते, तब आप क्या करोगे, तब इसको बताने के लिए आप क्या करोगे कि फिक्स क्या बनाओगे कि सांचा बनाओगे, ठीक है ना। एक सांचा बनाओगे फिक्स, ये एक फ्रेम बनाओगे और वो फ्रेम है ना बिल्कुल आपने पास में रख ली और उसमें हर एक मटेरियल आने वाला है ना वो उतना ही आ पाएगा जितना ये सांचा है, ठीक है ना। और ये मान लो कि मैंने कितने का बना लिया, 1 लीटर का, कितने का बना लिया 1 लीटर का। अब लीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है वॉल्यूम। देखो हम कई बार बोलते हैं कि दुकान से हमें तेल लेके आए या पानी लेके आए या दूध लेके आए, तो इसमें क्या होता है कि 1 लीटर में है ना जो ऑयल है ना वो कम आया है, कितना आया है 960 ग्राम ही आया है। तो हम बोलते हैं कि दुकानदार घपला कर गया बीच में, ये 1 लीटर में 960 ग्राम ही दिया। तो देखो वो उसकी बेईमानी नहीं है, बिल्कुल भी उसने ऐसा नहीं किया, ये आपको अच्छे से पता नहीं है, उसका मेजरमेंट का नहीं पता। कैसे, जो लीटर होता ना ये यूनिट तो होती है वॉल्यूम की, किसकी, वॉल्यूम की। और जो ये ग्राम होती है 960 ग्राम ये यूनिट होती है किसकी, मास की, किसकी, मास की, या अपनी लैंग्वेज में बोले तो वेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, वेट की। लीटर का मीनिंग क्या होता है, 1 लीटर का मीनिंग होता है 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर विड्थ और 10 सेंटीमीटर ही हाइट। यानी एक ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो, जिसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर हो और जिसकी हाइट भी कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे एक कंटेनर को हम क्या बोलेंगे 1 लीटर बोलेंगे। अब बताओ इसमें कोई मास का रोल है क्या, कोई भी रोल नहीं है। अब चाहे इसमें आप पानी डालो, चाहे इसमें आप गैस डालो, चाहे आप इसमें आयरन डालो, चाहे इसमें कॉटन डालो, कुछ भी डालो, ये 1 लीटर ही रहेगा। अब इसमें आयरन डालोगे तो इसमें आप मान के चलो कितना 20 किलोग्राम मास भी आ सकता है, कॉटन डालो क्या पता इसमें 0.5 किलोग्राम मास आ सकता है, गैस डालो क्या पता इसमें 100 ग्राम ही मास आ सकता है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उस मटेरियल पे, ठीक है। अब ये पॉइंट थोड़ा बीच में आ गया इसलिए मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो हम बात क्या कर रहे थे, डेंसिटी की बात कर रहे थे। तो ऐसी डेंसिटी है, डेंसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर का वॉल्यूम क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। अब 1 लीटर का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, अब इसमें एक बार तो क्या डाला आयरन और एक बार क्या डाला कॉटन। अब आयरन डाला ना वो ज्यादा क्या निकला,
हैवी निकला, और कॉटन क्या निकला, थोड़ा कम हैवी निकला, यानी लाइट निकला। तब हम कंपैरिजन करें। अब कंपैरिजन तो ये भी तो एक टाइप का कंपैरिजन ही है। पहले तो आपको डिजिट में दे दिया था, अब आपको नहीं दिया, तो आप क्या करो, इसका सांचा फिक्स कर लो, इसमें जो जितना ज़्यादा आएगा वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। एक वर्ड है ऑप्टिकल डेंसिटी, ये बीच में बता देते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऐसी डेंसिटी जो किससे रिलेटेड हो, ऑप्टिक्स के अंदर यूज होती है। और ऑप्टिक्स में क्या होता है, ऑप्टिकल का मीनिंग होता है लाइट से रिलेटेड। और लाइट में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या होती है, उसकी स्पीड होती है। क्या होती है, उसकी स्पीड होती है। अब मान लो एक मीडियम है, उसमें लाइट चल रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दूसरा मीडियम उसमें लाइट की स्पीड होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसमें कोई ना कोई चेंज आया ना, कोई ना कोई चेंज आया। बस इसी चेंज को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे वो, और देखो एक बार ऑप्टिकल डेंसिटी वापस फिर एक्सप्लेन करेंगे जस्ट इस टॉपिक के बाद में। हम एक्सप्लेन कर रहे थे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड फुल हो जाती है या ज़्यादा होती है, वो तो रेयर मीडियम है। और कंपेरेटिवली जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो वो डेंसर मीडियम। डेंसर का मीनिंग क्या है, कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें ओपोजिशन ज़्यादा, रेजिस्ट ज़्यादा कर रहा है वो रेयर को, वे को। जो रे आ रही है उसको क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, यानी उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। और जो अलाउ कर रहा है उसको, ठीक है ना, कि रेज चल रही है उसमें कम से कम रेजिस्ट कर रहा है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, रेयर हो जाएगी। ठीक है ना, तो रेयर और डेंसर का मीनिंग होता है कि रेज को कितना कम या ज़्यादा रेजिस्ट किया जा रहा है। जितना कम रेजिस्ट करेंगे उतना रेयर होता जाएगा, जितना ज़्यादा रेजिस्ट करता जाएगा मीडियम, वो उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, डेंसर होता जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि कोई रेज यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये क्या है, रिफ्रैक्टर, और ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल, ये इसका एक्चुअल पाथ है। ठीक है, ये रेयर मीडियम, कौन सा मीडियम है, रेयर, और ये कौन सा है, डेंसर। यदि रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये आई है और ये आर है। अब एंगल आई हमेशा आर से बड़ा होगा, तो इसका मीनिंग क्या है, रेयर से किस में एंटर कर रही है, रेज डेंसर में एंटर कर रही है। किस में एंटर कर रही है, डेंसर में। दूसरा देखो ये मीडियम मान लो कैसा है, डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर। और ये मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम। ठीक है, अब रेज यदि डेंसर से, देखो एक्चुअल में तो रेज यहाँ से जाती, मान लो ये मीडियम चेंज नहीं होता, ये मीडियम चेंज नहीं होता, रेज कहाँ से जाती, सीधी जाती है, ऐसी जो डॉटेड शो करी, लेकिन अब सीधी नहीं जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, जो नॉर्मल है ना, इससे दूर हो जाएगी। ये नॉर्मल है, ये एक्चुअल पाथ है, तो दूर क्या है, इसके बीच में आएगी या इससे दूर होगी, दूर होने का मीनिंग ऐसे जाएगी भी, दूर तभी तो होगी, इसके बीच में आ जाएगी तब ये दूर थोड़ी मानी जाएगी, तब तो ये पास आ जाएगी। ठीक है, अब की बार ये एंगल आई है और ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल एंगल क्या है, आर। इसका मीनिंग एंगल आई क्या होगा, छोटा होगा आर से। यानी एंगल आई आर से छोटा हो तब तो कौन सा मीडियम है, मीडियम क्या, कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, रेज डेंसर से रेयर मीडियम में। और यदि आई आर से बड़ा है तो रेज रेयर से किस में एंटर कर रही है, डेंसर में एंटर कर रही है। ठीक है, ये हुआ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्चुअल में देखें तो रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है कि एक मीडियम है, वहाँ से एक रेज आई और इसका कुछ पार्ट तो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट क्या हो गया, इसका रिफ्रैक्ट हो गया। ये एक्चुअल पाथ है ना, यहाँ से क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है। यदि इसका मैक्सिमम पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और मिनिमम पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, तब ये कौन सा माना जाएगा, रिफ्लेक्शन माना जाएगा, क्योंकि ज्यादा इसमें फिनोमेना कौन सा कंडक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन वाला। और ये वाला पार्ट कम हो रहा है और ये पार्ट ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तब इसको क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि कंप्लीटली 100% रिफ्लेक्ट हो जाए और 100% ही रिफ्रैक्ट हो जाए। ऐसा होना थोड़ा सा पॉसिबल कम ही होता है, क्योंकि नेचर में कोई भी चीज 100% कहीं भी अप्लाई होता हुआ नहीं देखता। ठीक है ना, 100% आइडियल चीज कहीं पे भी नहीं होती। ठीक है, अब देखो इसके दो लॉज होते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर क्या करते हैं, लाई करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर, यानी एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। कैसे, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये है
रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो ये तीनों आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि ये इंसिडेंट रे बोर्ड नॉर्मल बोर्ड पे है और ये आपकी तरफ और ये इस साइड जा रहा है, यानी पूरा क्या एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये y और ये x है, यानी x और y वाले 2D प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो ये पूरा एक प्लेन बन गया ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी रेज हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगी, प्लेन के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी, ये तीनों, ठीक है ना, ये कंफर्म, ये रूल है। दूसरा रूल क्या है, देखो रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल आई इक्वल्स टू क्या था, एंगल आर था, लेकिन यहां पे ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये दोनों बराबर तभी होंगे जब दोनों मीडियम सेम होंगे। जब दोनों मीडियम सेम होंगे तो वो रिफ्लेक्शन माना ही नहीं जाएगा। क्यों भी, दोनों मीडियम सेम होंगे तो रिफ्लेक्शन होगा कहां से, जितना जिस रेज से आया उतनी रेज से चला गया वो, तो रिफ्लेक्शन कंडक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसमें बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो बराबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बराबर नहीं होगा तो देखो दूसरे वाले रूल में क्या होता है, एक रेशियो होता है, कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होता है साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल का रूल भी बोलते हैं, स्नेल्स रूल, स्नेल्स रूल, ठीक है, स्नेल्स रूल भी। अब यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसकी जगह भी अभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे। देखो एक बार ये रूल पढ़ो, क्या होता है, साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ पे एंगल कितना है 40 डिग्री या 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ पे मान लो कि साइन आर है, आर कितना आ गया 30, तो 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन रूट 2 इंटू में 2 पर चला गया, तो ये आ गया रूट 2। अब इसका एक मीडियम के लिए, एक पेयर के लिए मान लो मीडियम चेंज नहीं कर रहे और हम सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज कर रहे हैं, एंगल कम ज्यादा कर रहे हैं, तो एक बार इसका कांस्टेंट दोनों का कितना आ गया, रूट 2 आ गया ना। तो आप कितना ही एंगल चेंज कर लो, हर बार इसका क्या आएगा, रेशियो रूट 2 ही आएगा। मान लो कि आपने एंगल बढ़ा के इसको कितना कर दिया, 85 कर दिया, तो ये एंगल अपने आप ऐसे सेट हो जाएगा जिससे रूट 80 साइन 85 की जो वैल्यू आएगी और साइन आर है, आर में कोई भी एंगल आ सकता है, तो उस एंगल का साइन का वैल्यू दोनों का ऐसे आएगा जैसे रूट 2 ही, क्या आएगा, रूट 2 ही आएगा, एज इट इज रूट 2 आएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना, तो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट का मीनिंग, इसको वापस इलोबरेट करते हैं, अभी करते हैं। देखो पहले एक वर्ड पढ़ो, ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मीनिंग क्या बताया था, ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द स्पीड ऑफ लाइट। देखो किसी भी लाइट को स्पीड को रेजिस्ट करने का मेजरमेंट क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी कोई एक लाइट आ रही है, उस लाइट को कोई दूसरा मीडियम या कोई भी मीडियम कितना रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है वो लाइट कम हो जाए, ठीक है ना, तो उसके मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट किससे करते हैं, या तो स्मॉल एन से डिनोट करते हैं या फिर इसको म्यू से डिनोट करते हैं। देखो एक तो होता है स्मॉल यू, इसमें क्या होता है, इस साइड एक ही होता है ऐसे, और म्यू क्या होता है, इसमें दोनों साइड ऐसे कर देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू। इसको ऐसे बोलते हैं एम यू, म्यू, क्या बोलते हैं इसको, म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसको या तो एन से डिनोट करेंगे या फिर इसको किससे डिनोट करेंगे, म्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो किससे रिलेट कर रहा है, ये लाइट की स्पीड से, तो यहां पे क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACCUM नहीं होती, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं ऑफलाइन में, तब क्या करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बचपन वो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते नहीं, आपने गौर नहीं किया। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है, VACWM, वैक्यूम होती है, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
और इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं एन, या फिर इसको म्यू, कोई एक लिख दो, सी अपॉन में वी, ठीक है ना, सी अपॉन में वी। अब देखो हम किसी का कंपेयर कर रहे हैं, मान लो कि आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला, तो उसमें क्या कंपेयर किया था मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में, कि एक सेकंड, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में क्या किया था कि जो फॉर्मूला था वो ये m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन में h, उसमें क्या था h डैश ऑब्जेक्ट का हाइट था और h क्या था इमेज, सॉरी h डैश इमेज का हाइट था और h क्या था ऑब्जेक्ट का हाइट था। यानी जिससे कंपेयर करते हैं ना, आपने देखा होगा मैथ में, उसको हम कहाँ पे रखते हैं, अपॉन में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, अपॉन में। अब देखो कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये क्या होती है, लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है। और वो कहाँ पे होती है, वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होता जो इसकी लाइट को रेजिस्ट करे, मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है। अब जैसे जैसे मीडियम क्या होता जाएगा, डेंसर होता जाएगा, इसका मीनिंग उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, वैसे वैसे कम होती जाएगी। अब कोई एक मीडियम ले लिया, मान लो वाटर ले लिया, अब वाटर में मान कुछ चलो कि उसकी स्पीड कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी, यानी 1 लाख पर सेकंड की स्पीड से वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मीनिंग उसकी डेंसिटी कम हुई है, ज्यादा हुई है, ज्यादा हुई है, डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं मैथ के अंदर, तो क्या करते हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं ना, उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, अपॉन में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहाँ आनी चाहिए, अपॉन में आनी चाहिए, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कहाँ आनी चाहिए, ऊपर, क्योंकि कंपेयर हम वैक्यूम से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर ही रखना है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हम क्या निकाल रहे हैं, डेंसिटी निकाल रहे हैं, और डेंसिटी हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी डेंसिटी 2 आ गई, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 2 टाइम्स स्पीड क्या होगी, वैक्यूम के कंपेरिजन में मीडियम में कम होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहाँ पे रखेंगे, अपॉन में रखेंगे। ये आपको अलग से अच्छे से ध्यान में रखना है, इसमें गलती नहीं करनी आपको, ठीक है। अब देखो, हाँ ये, और देखो कि इसका यूनिट क्या होगा भाई, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती और कोई भी डायमेंशन नहीं होती, यूनिट क्या होती है इसकी, कोई भी नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो स्पीड से स्पीड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। अब देखो स्नेल का रूल वापस देखते हैं, साइन, चलो एक सेकेंड रुको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है, वो देखो हमने किसी मीडियम का क्या निकाल लिया, प्रॉपर एक ऑप्टिकल डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला देख लिया। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट वाटर से किसी ग्लास में एंटर कर रही है, हमने तो हर बार कंपैरिजन उसका वैक्यूम से किया है, लेकिन वो मान लो वाटर से ग्लास में चलेगी, ग्लास से डायमंड में चलेगी, डायमंड से मान लो कि और किसी ऑयल में चली गई, उस ऑयल से मान लो उसमें चले गई, तो बहुत सारे मीडियम आ सकते हैं। तो हमें उसका कंपैरिजन वैसे भी तो करना पड़ सकता है ना, बताओ कि वाटर के कंपैरिजन में ग्लास में उसकी स्पीड कितनी कम या ज्यादा होगी, ग्लास के कंपैरिजन में बताओ कि उसकी स्पीड उस मीडियम कितनी कम ज्यादा हो गई। तब हम क्या यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं। मान लो कि एक ये है वाटर और ये है मान लो कि एक और मान लो कुछ ऑयल मान लो ऐसा, ठीक है, ऑयल मान लो। अब इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो कि NW, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, NO। इसका मीनिंग क्या हुआ कि NW का मीनिंग क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। NO का मीनिंग क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल। इसका मीनिंग ये हो गया। अब हम कंपेयर किसका किससे कर रहे हैं, ये देखो मान लो कि लाइट वाटर से ऑयल में एंटर कर रही है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, बताओ कि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की कंपैरिजन में कितना। यदि हम जब कंपेयर वर्ड करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, तब कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है कि यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। इसमें भी क्या करते हैं, जैसे हर बार एयर की वैक्यूम सॉरी मीडियम की स्पीड का क्या कर रहे थे, हमें वो कंपैरिजन कर रहे थे, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, एक मीडियम की स्पीड से दूसरे मीडियम की स्पीड से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यानी एक मीडियम में लाइट की स्पीड होगी ना, उसकी स्पीड को कंपेयर करेंगे हम दूसरे मीडियम की लाइट की स्पीड से, ठीक है। तो
अब देखो, मान लो कि हमें कंपेयर करना, हमें ये बोला गया कि बताओ कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी कंपैरिजन में कितनी है। तो आप कैसे लिखो, एन डब्ल्यू अपॉन में एन ओ। सर ये क्या कर रहे हो, पहले तो आपने क्या किया था, जिसका कंपैरिजन करना था उसको ऊपर रख दिया, नहीं सॉरी, जिससे कंपेयर कर रहे थे उसको ऊपर रख दिया, अब वापस नीचे रख रहे हो। हाँ, सिर्फ और सिर्फ उसी में याद रखना आपको, किसमें, ऑप्टिकल डेंसिटी वाले फॉर्मूले में आपको क्या याद रखना है कि लाइट की स्पीड का वैक्यूम की स्पीड से, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड का वैक्यूम में लाइट की स्पीड से हम क्या करें, कंपेयर। तो लाइट की स्पीड को वैक्यूम में लाइट की स्पीड को ऊपर रखते थे, यानी जिससे कंपेयर करते उसको ऊपर रख रहे, वो सिर्फ उसी में याद रखना है। इसमें क्या होगा, कंपेयर हम यदि ऑयल से कर रहे हैं ना वाटर को, तो ऑयल को नीचे ही रखेंगे। अब फॉर्मूला क्या होगा, एन डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी अपॉन में वी डब्ल्यू अपॉन में सी अपॉन में वी ओ। क्या होगा, सी अपॉन में वी डब्ल्यू इंटू में वी ओ अपॉन में सी। तो सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, एन डब्ल्यू ओ अप इक्वल्स टू वी ओ अपॉन में डब्ल्यू। अब देखो, ऐसे वाटर का किसी और से करना पड़ गया, ऑयल का वाटर से करना पड़े, तो ये बार बार इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, इसकी बजाय हम क्या यूज करेंगे, एन डब्ल्यू ओ, बस ऐसे लिख रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंपेयर कर रहे हैं ऑयल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है ना। और यदि एन ओ डब्ल्यू कर दिया, इसका मीनिंग क्या है कि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं हम वाटर से, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन में वी डब्ल्यू। तो ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे बार बार, ये तो देखो थोड़ा सा ओड तरीका हो जाएगा, बार बार इतना बड़ा लगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का बराबर है, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल के कंपैरिजन में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑयल के कंपैरिजन में, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑयल के कंपैरिजन में। ये तीनों ही तरीके से लिख सकते हैं। ज्यादा कॉमन कौन सा है, ये वाला, उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये रेयर ही देखा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी पे, फिर वापस आएंगे उस टॉपिक पे। मान लो, इफ लाइट एंटर्स इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, what will be the speed of light in that medium। बताओ भी इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। देखो क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एन, कितना 1.33। सी हमें पता है ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी मीडियम में उसका स्पीड, यानी ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो बताओ उसमें लाइट की स्पीड कितनी होगी। देखो वैक्यूम में ये मैक्सिमम है, लाइट की स्पीड इससे कम ही आएगी। फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू सी अपॉन में वी। क्या निकालना हमें, ये इंप्लाइज का मीनिंग क्या है कि जब हम फॉर्मूला एज इट इज यूज नहीं कर रहे होते ना, मान लो कि इसमें एन का दे रखा फॉर्मूला, लेकिन हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, तो वी को इस साइड ले जाएंगे, एन को इस साइड ले जाएंगे, तब कौन सा सिंबल लगाते हैं, इंप्लाइज का। क्या लिखते हैं इसको, इंप्लाइज, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाते हैं, सॉरी साइन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू, ये इक्वल का साइन नहीं होता, इसका मीनिंग ये अलग है, ये अलग है, बस इसका मीनिंग क्या कि इसको प्रोसेस करके यहाँ पे लेके आइए, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c अपॉन में n। c कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में 1.33। 1.33, अब 1.33 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 1.33 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस में 0.33, और 1 प्लस 0.33 का मीनिंग क्या होता है, 1 अपॉन में 3, तो इसको 1 को 1 + 3 में ऐड करो, कितना आ जाएगा, 4 अपॉन में 3 हो जाएगा।
एक सेकंड, हेलो, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड वेट, एक सेकंड बाद। हाँ, तो इसमें देखो ये कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो इस 1.3 को हटा के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। क्यों, थोड़ा इजी हो जाए। कैसे, ये 4/3 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 10⁸ 8 में कितना आ जाएगा 4। 9 को 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 को 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी मीडियम का क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यदि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लिया, ऐसे लिखो, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इफ refractive index of that is 2.1। अब 2.1 के आगे कोई यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, n = c/ में फाइंड द, हाँ स्पीड निकाल ली। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, चलो कर लेते हैं। v कितना हो जाएगा, c/ में n, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में 2.1। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 30/21। 3 से कट करोगे 10, 3 से करोगे कितना आ जाएगा 7 इंटू में 10⁸। 7 से करोगे 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा और 7 2 जा इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर लिया था, गलती से दोबारा लिखा गया। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं क्वेश्चन में, कि इफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ए मीडियम, वो क्वेश्चन शायद गलत लिखा गया था, स्पीड ऑफ लाइट ऐसे करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया था। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज 1.7 मीटर पर इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब की बार क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। स्पीड पहले से दे रखी है, गिवन है स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है, गिवन है। देखो कैसे निकालेंगे,